नमस्कार मित्रों, देश ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 18th चैप्टर इकोसिस्टम्स। ये उसका सेकंड वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये नेक्स्ट दूसरी इकोसिस्टम जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है। इट्स अ नेचुरल इकोसिस्टम वेयर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज फाउंड। ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कई सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, उनमें एनिमल्स जंगल्स में रहते हैं और अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नेशनल पार्क, सेंचुरी, स्टेट, कौन सा नेशनल पार्क या सेंचुरी कौन से स्टेट में है ये लिखना है। गिर जो है वो है गुजरात में। दचिंगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। रणथंबोर जो है वो राजस्थान में है। दाजीपुर जो है वो महाराष्ट्र में है हमारे। काजीरंगा जो है वो आसाम में है। सुंदरबन जो है वो बंगाल में है। मेलघाट जो है वो महाराष्ट्र में है। पेरियार जो है वो केरला में है। ठीक है। तो ऐसे राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। देखिए कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स मेनली ट्री होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े ट्री होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है। फिर कई सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। देखते हैं एक एक। देखिए प्रोड्यूसर्स कौन है, ये सारे प्लांट्स है। डिप्टेरोकार्पस ये एक प्लांट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टीक है। टीक का जो लकड़ी है वो फर्नीचर में यूज की जाती है। पाइन है, सैंडलवुड यानी चंदन। ठीक है। और भी प्लांट्स होते हैं जैसे इंडियन रोजवुड होते हैं, कीकर, बनियान यानी वटवृक्ष। ठीक है। ऐसे फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं जो इनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, वो होते हैं एंट होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, अलग अलग डियर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, रैबिट्स, कुछ छोटे पक्षी, स्मॉल बर्ड्स, स्क्विरल्स होते हैं। ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो हो गए स्नेक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लिजार्ड हो गए, जैकल हो गए। ठीक है। कोबरा, बियर। ठीक है। ऐसे फॉक्स वगैरह। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स जो इनको खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, वो हो गए हॉक हो गए, ओल हो गए, टाइगर, फाल्कन, चीता। ठीक है। और फिर डिकम्पोजर्स जो इन सभी के डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, कौन है, एस्परगिलस, फिर पॉलीकार्पस, अलग अलग वैरायटी ऑफ फंगी, अलग अलग बैक्टीरिया। ठीक है। ये सब आते हैं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो मेनी इकोसिस्टम्स आर कंजर्व्ड इन अराउंड 520 सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया। देखिए भारत में नियरली 520 सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स है, अभयारण्य जिसे कहते हैं। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट सेंचुरी वेयर व्हाइट पैंथर, अ रेयर स्पीसीज, इज ऑब्जर्व। जैसे ब्लैक पैंथर होता है ना, आपको पता है ब्लैक कलर का होता है, वैसे ही हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में स्नोई रीजन होता है, वहाँ पर तो व्हाइट पैंथर्स पाए जाते हैं, वो बहुत ही रेयर है। फिर एलिफेंट्स, वाइल्ड बियर्स, वाइल्ड बफेलोज, डियर्स, टाइगर्स, पैंथर्स आर कंजर्व्ड एट काजीरंगा, आसाम। तो काजीरंगा में भी काफ़ी जो है वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है। 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिंगल हॉर्न राइनोज इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट काजीरंगा। 1 हॉर्न राइनो जो होते हैं, एक शिंगी गेंडा, वो पूरे दुनिया में जितने पाए जाते हैं उसमें से 2/3 यानी नियरली 67% जो है वो अकेले काजीरंगा में पाए जाते हैं।
द सैंक्चुरी एट भरतपुर इज फेमस फॉर एक्वेटिक बर्ड्स। भरतपुर की जो सैंक्चुरी है वो एक्वेटिक बर्ड्स के लिए, पानी है तो वहाँ पर एक्वेटिक बर्ड्स रहते हैं। रणथंबोर सैंक्चुरी इज फेमस फॉर टाइगर्स। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द ओनली हैबिटेट शेल्टर फॉर द स्पेक्टेकुलर एशियाटिक लॉयन। जो एशियाई शेर है, लॉयन जिसे कहते हैं, वो केवल गिर में पाया जाता है, गुजरात में। और आपको बता दूं मैं, भारत ये अकेला देश है पूरे विश्व में जिसमें दोनों पाए जाते हैं, टाइगर्स और लॉयंस दोनों पाए जाने वाला अकेला देश है भारत। कुछ देशों में है केवल टाइगर्स ही होते हैं, या कुछ देशों में केवल लॉयंस ही होते हैं, लेकिन भारत अकेला देश है जहां पर दोनों पाए जाते हैं एक साथ। Aquatic ecosystem, 71% of the earth's surface is covered by water and only 29% has land on it। देखिए, अर्थ जो है धरती, उसमें से उस पर 71% प्रतिशत जो है that area is covered by water और only 29% is covered by land। Therefore study of aquatic biomes becomes very important। तो ये तो डोमिनेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गई है, तो उसको स्टडी करना तो बहुत आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू एरिया, एक्वेटिक बायोम्स आर वाइड स्प्रेड, बहुत फैले हुए हैं, बहुत बड़े एरिया में। टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, क्रीक इकोसिस्टम। देखिए, मुख्यतः बाकी तो बहुत से टाइप्स होते हैं वाटर इकोसिस्टम के भी, एक्वेटिक इकोसिस्टम के, लेकिन मुख्यतः तीन है। उसमें से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी मीठे पानी वाले, जैसे रिवर होते हैं, पॉन्ड होते हैं, लेक्स होते हैं वगैरह। फिर मरीन इकोसिस्टम जो सॉल्टी होता है वाटर यानी समुद्र का, वो। और क्रीक इकोसिस्टम यानी क्या होता है, छोटा सा पानी का झरना होता है, वो मोस्टली यहाँ पर पाया जाता है समुद्र के पास। तो वहाँ उसमें मिक्स पानी होता है, थोड़ा सा सॉल्टी होता है, थोड़ा सा ये होता है मीठा, तो उसमें दोनों पाए जाते हैं थोड़े थोड़े, उसमें अलग प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं। ये हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए, अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, छोटा सा झरना होता है, उसे कहते हैं ओढा जल म्हणतात मराठीत, उसे कहते हैं क्रिक। ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, अभी देखते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स आर इंक्लूडेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। इनमें क्या आता है, मैंने जैसे कि बताया आपको, पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, तालाब, रिवर्स आते हैं इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में। द ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इन दीज इकोसिस्टम्स इज थ्रू वाटर करंट्स एंड रिवर। इनमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी वगैरह, इनमें पानी के करंट्स में, पानी के बहाव में, फ्लो में ही ये सब कुछ होता है। डिकम्पोजर्स एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो पानी के तल में होते हैं, बॉटम में होते हैं वाटर रिजर्वायर्स के। दे डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट इनटू अबायोटिक फैक्टर्स। जो भी डेड एनिमल्स वगैरह है पानी में रहने वाले, रिवर में वगैरह, उनकी डेड बॉडीज प्लांट्स की हो या एनिमल्स की, वो डिकम्पोज कर देते हैं और अबायोटिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑब्जर्व सच इकोसिस्टम्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम का देखते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन पाए जाते हैं इसमें? देखिए, एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रिला, एजोला, नाइटेला, टाइफा, पिस्टिया, इकॉर्निया, ये सारे पाए जाते हैं। ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। ये नाम अगर आप गूगल पर टाइप करोगे तो आपको पता दिख जाएंगे हर किसी के फोटोग्राफ्स। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो एक तरह का अलगी है। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं कई सारे। फाइटोप्लैंक्टन यानी क्या? वाटर में, पानी में तैरने वाले छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जा सकते हैं। फिर उनको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, यानी पानी में रहने वाले कीड़े। स्नेल्स, एनेलिड्स, एनेलिडा एक क्लास है, फाइलम है एनिमालिया का, किंगडम एनिमालिया का। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में है डिटेल में, एनिमल किंगडम चैप्टर में। तो एनेलिडा एक टाइप के कीड़ों का एक टाइप है। फिर स्मॉल फिश लार्वे होते हैं। लार्वा यानी बच्चा छोटा, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता।
फिर इनको कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, स्मॉल फिशेस, फ्रॉग्स खाते हैं, ठीक है। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी को खाते हैं वो है लार्ज फिशेस, हेरॉन्स, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। एक्वेटिक बर्ड्स भी खाते हैं, पानी में कई पक्षी छलांग मारकर चोंच में फिश वगैरह खाते हैं वो। फिर डिकम्पोजर्स जो इन सभी को डेड होने के बाद जो है डिकम्पोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, वर्म्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। आर द लोकल इकोसिस्टम्स लाइक रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स सेफ? यहाँ पर ये पूछा गया है क्या जो हमारे रिवर है, नदियाँ हैं, झरने हैं, जो तालाब है, क्या वो सुरक्षित है? नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उनमें काफ़ी प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उनमें इंडस्ट्रियल पानी छोड़ा जाता है, वहाँ पर बहुत केमिकल्स छोड़े जाते हैं इंडस्ट्रीज द्वारा विदाउट एनी प्रोसेसेस, उन पर प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बिना। फिर जो सीवेज वाटर है घरों से वो छोड़ा जाता है, ड्रेनेज वाटर वगैरह। फिर जो लोग हैं वहाँ पर कपड़े धोते हैं, बर्तन घिसते हैं वगैरह, उसके कारण भी पोल्यूशन होता है। तो हमारे जो लोकल इकोसिस्टम्स है जैसे रिवर वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, उनको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मरीन इकोसिस्टम्स। मरीन प्लांट्स ग्रो इन दीज इकोसिस्टम्स। मरीन प्लांट्स यानी जो प्लांट्स सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं, समुद्री पानी में। मरीन यानी समुद्री। शैलो वाटर कंटेन्स स्मॉल फिशेस, प्रॉन्स फीडिंग ऑन अल्गी। शैलो वाटर यानी समुद्र के किनारे के पास, जो इतना डीप नहीं होता, उस पानी के पास क्या होता है, छोटे छोटे फिश ग्रो करते हैं, प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन्स यानी झींगे होते हैं। फिर अलगी पर ग्रो करते हैं, वो अलगी जो होते हैं वो, यानी अलगी तो आपको पता है ग्रीन छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर शैलो वाटर में सनरेज पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसके कारण वहाँ पर अलगी ग्रो कर पाती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ सी हैज़ लेस नंबर ऑफ एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेंट्रल पार्ट में जो है वहाँ पर ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, क्योंकि सनलाइट जो है इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लार्ज फिशेस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बड़े फिश होते हैं। ओशियन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओशियन में भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत से अलगी ग्रो करते हैं, उसमें एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, फिर अलग अलग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। द बॉटम ऑफ ओशियन हैज़ मोर नंबर ऑफ डीकम्पोजर्स। बॉटम में जहाँ पर सनरेज पहुँच नहीं पाते वहाँ पर डीकम्पोजर्स होते हैं मुख्यतः, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट नहीं होते सोलर सनलाइट पर, उसके कारण वो वहाँ पर रहते हैं। डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेस्ट मटेरियल्स आर डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया। फिर वहाँ जो रहने वाले बैक्टीरिया वगैरह होते हैं डीकम्पोजर्स, वो क्या करते हैं, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। इंटरनेट माय फ्रेंड, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट मिसहैप्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ऑकर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, रिवर वाटर में क्या होता है, बहुत इंडस्ट्रीज का पानी वगैरह छोड़ जाता है। सेम प्रॉब्लम इज देयर विथ द सी वाटर। समुद्रों में भी, मुंबई में वगैरह बहुत से इंडस्ट्रीज, कारखाने वगैरह, फैक्ट्रीज वो केमिकल वाला पोल्यूटेड पानी छोड़ देते हैं समुद्र में, ड्रेनेज वाटर भी छोड़ा जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, समझ लीजिए अरब कंट्रीज से हमारे देश में ऑयल भेजा जा रहा है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तो वो अगर जहाज़ उलट जाता है तो वो पूरा ऑयल फैल जाता है और उसके कारण सनरेज नहीं पहुंच पाते, ऑक्सीजन नहीं मिक्स हो पाता उनमें, तो उसके कारण बहुत से उनमें रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं। तो काफ़ी पोल्यूशन होता है, वो भी कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, मिसहैप्स यानी दुर्घटनाएं। हाउ इज क्रीक डिफरेंट फ्रॉम सी? क्रीक जो होती है वो नैरो होता है बहुत, नदी जितना बड़ा भी नहीं होता और नदी जितना मीठा पानी भी नहीं होता उसमें, और समुद्र जितना खारा पानी भी नहीं होता। समुद्र के पास होता है वो, छोटा सा नैरो होता है और उसमें मोस्टली मीठा पानी होता है, लेकिन थोड़ा सा खारा पानी भी होता है। थिंक अबाउट इट। टुडे दिविजा विजिटेड अ हिल
हनी बीज वेर होवरिंग ऑन फ्लावर्स। देखिए दिविजा नाम की एक बच्ची गई हिल्स पर और वहाँ पर हनी बीज उड़ रहे थे फ्लावर्स के ऊपर। वन ऑफ देम स्टंग दिविजाज हैंड। दिविजा वॉज हर्ट ड्यू टू दैट स्टिंग एंड सेड विथ एंगर दैट ऑल द हनी बीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड मस्ट गेट डिस्ट्रॉयड। देखिए एक हनी बी जो है मधुमक्खी, उसके हाथों पर उसने काटा और उसके कारण उसको बहुत दर्द हुआ। आफ्टरवर्ड्स शी थॉट दैट व्हाट विल, उसने गुस्से में आकर कहा कि सारे हनी बीज मर जाए अर्थ पर। Afterwards, she thought, what will happen if all honeybees are destroyed? We won't get honey, nothing more. उसे क्या लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सारे हनीबीज मर गए तो बस हमें मधु, हनी नहीं मिल पाएगा, शहद नहीं मिल पाएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। What would be your explanation to दिविजा? ऐसा नहीं है। अगर सारे हनीबीज, सारे बीज जो भी है वो अगर नष्ट हो जाते हैं अर्थ पर, तो ह्यूमंस भी नष्ट हो जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जो हनी बीज वगैरह होते हैं, जो बीज होते हैं, मक्खियाँ, वो क्या करते हैं कि जो हमारे खेत होते हैं उनमें पॉलिनेशन का काम करते हैं। पॉलिनेशन यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल फ्लावर से, वो फीमेल फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो ट्रांसफ़र होने के बाद ही उनमें जो अनाज बनते हैं, जो सीड्स होते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, वो सारे उसके कारण बनते हैं पॉलिनेशन होने के बाद। अगर ये सारे नष्ट हो गए तो पॉलिनेशन भी हो नहीं पाएगा, तो जो फूड प्रोडक्शन है, अनाज का प्रोडक्शन हो या फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो या वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हो, वो नियरली बहुत कम हो जाएगा। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए हमारे पास बहुत कम फूड रह जाएगा। उसके कारण बहुत से लोग मर जाएंगे खाना न मिलने के कारण। तो हर एक फैक्टर का बहुत आवश्यकता होती है हमारे नेचर में। डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। कैसे इकोसिस्टम्स नष्ट हो रही है मानवीय हस्तक्षेप के कारण। मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज हैव साइड इफेक्ट्स ऑन फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स एंड कॉज देयर डिमिनिशमेंट। बहुत से मानवीय कृत्य होते हैं ऐसे जो इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। Example, mining and excessive cutting of trees changes the use of land, so interactions between biotic and abiotic factors are also affected. माइनिंग करने के कारण बहुत ज़मीन खोदी जाती है उसमें खान काम करते समय, तो उसमें बहुत पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, कई सारे ट्रीज काटे जाते हैं, तो इसके कारण कई सारे एनिमल्स जो है वो बेघर हो जाते हैं। ठीक है, फिर पोल्यूशन भी बढ़ता है। Different human activities have different effects on ecosystems. They can be transformation of an ecosystem from one to another or extinction of a species. देखिए बहुत अलग अलग जो काम है मनुष्यों के, उसका अलग अलग परिणाम होता है। मोस्टली तो डिस्ट्रक्टिव काम ही कर रहा है मानव जो है वो, तो वो जो है उसके कारण कई सारे स्पीसीज जो है वो, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। उस प्रजाति का एक भी प्राणी या पक्षी हो या प्लांट हो वो नहीं रह जाता, पूरे नष्ट हो जाते हैं अर्थ के इस पर। ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम, इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन। देखते हैं, ह्यूमंस आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम। देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, तो उसके कारण रिसोर्सेस का यूज़ करने के लिए जंगल काट के वहाँ पर खेती की जा रही है, जंगल काट के वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, और फिर मेटल्स वगैरह प्राप्त करने के लिए माइनिंग की जा रही है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम कैन प्रोवाइड बेसिक नीड्स इन नॉर्मल कंडीशंस, बट ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन मैन केप्ट ऑन स्नैचिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑन लार्ज स्केल। देखिए नॉर्मल कंडीशन में बेसिक नीड्स जो होती है हमारी, वो पूरी करने के लिए तो इनफ रिसोर्सेस है, लेकिन बढ़ते पॉपुलेशन के कारण हम नेचर का नुकसान करके हम वो लूट रहे हैं नेचर से, एक तरीके से नेचर को। चेंजिंग लाइफस्टाइल डिमांड्स मोर देन नेसेसरी। हम आजकल लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमें जितनी बेसिक आवश्यकताएं हैं उससे बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि उन्होंने कहा था कि देयर आर इनफ रिसोर्सेस ऑन अर्थ
to fulfill everybody's needs but not everybody's greeds। अगर आप नीड्स पूरी करना चाहते हैं, आवश्यकताएं जो है बहुत आवश्यक जो है वो पूरी करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर ग्रीडी बन रहे हैं तो आपको कम पड़ जाएगा, कुछ भी यानी पूरा नहीं होगा आपको, तो पूरे अर्थ का विनाश हो जाएगा उससे। That has increased stress on ecosystems and has generated vast amount of waste। तो हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसके कारण फेंक रहे हैं कहीं पर भी ऐसे, तो इससे पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन, नागरीकरण, शहरीकरण। ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड, marshlands, wetlands, forests and grasslands are being destroyed for buildings and other basic facilities around। देखिए शहरीकरण, नागरीकरण बढ़ाने के लिए, बढ़ती पॉपुलेशन को रहने के लिए घर लगेंगे, तो उसको बनाने के लिए कई सारे जंगल तोड़े जा रहे हैं। मार्शी लैंड्स यानी जो वेटलैंड्स होते हैं, दलदल वाले वेटलैंड्स यानी बहुत बारिश होने वाले जंगल, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स आपको पता है, वहाँ पर उनको सभी को काट कर हम वहाँ पर या तो खेती कर रहे हैं या फिर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसके कारण जो है अर्थ को बहुत नुकसान हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूमन इंटरफेरेंस इकोसिस्टम्स आइदर चेंज और गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इकोसिस्टम्स या तो बदल रहे हैं निगेटिवली और नहीं तो पूरी तरीके से विनाश हो रहा है उनका। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन आर ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो फैक्ट्रीज बनाने होते हैं, जो भी डेवलपमेंट करनी होती है, उसके लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं वो तो फॉरेस्ट को नष्ट करके, देखिए वुड लगता है तो उसके लिए फॉरेस्ट नष्ट करने पड़ते हैं, जगह लगती है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसके लिए जंगल काटने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे दिस रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। To provide the amenities for increased traffic, many times roads and railways are built through forest and wetlands। तो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, कार्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जो है बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, रोड्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, रोड्स की विड्थ बढ़ानी पड़ रही है। रेलवेज पॉपुलेशन, बढ़ते पॉपुलेशन को ये करने के लिए रेलवेज बनाने पड़ रहे हैं, तो उसके कारण वो तो फॉरेस्ट में से ही जाते हैं, फॉरेस्ट को काट के वहाँ से रोड्स बनाए जाते हैं, रेलवेज बनाए जाते हैं, तो कई बार वहाँ पर जो प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके लिए रहने को घर नहीं रहता, तो इसके कारण वो हमारे शहरों में घुसकर आते हैं, वो नहीं आते हमारे यहाँ घुसकर। एक्चुअली हम उनके जंगलों में घुस चुके हैं, हम उनके घरों में घुस चुके हैं, तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं रह रहे। कई बार मुंबई में, नासिक में कई बार न्यूज़ आती है कि वो जो बिबट्या वगैरह आते हैं फ्लैट्स में या कॉलोनीज में, तो वो नहीं आ रहे हमारे एरिया में, हम उनके एरिया में जाकर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उनको रहने को जगह नहीं बची, उसके कारण वो कहाँ जाए। टूरिज्म। People visit scenic places mainly for nature watch, entertainment and visit to sacred places। लोग टूरिज्म करते हैं, पर्यटन करते हैं, प्राकृतिक सुंदरता, नैसर्गिक सुंदरता देखने के लिए, फिर मनोरंजन करने के लिए, और जो पवित्र स्थल होते हैं उनको भेंट देने के लिए। लॉट ऑफ एमिनिटीज आर क्रिएटेड फॉर दीज टूरिस्ट। उनके लिए कई सारी सुविधाएं बनानी पड़ती है, होटल्स बनाने पड़ते हैं, रेस्टोरेंट्स बनाने पड़ते हैं, लॉजेस बनाने पड़ते हैं। दिस कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इकोसिस्टम्स ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेस। तो इसके कारण भी लोकल इकोसिस्टम्स पर काफ़ी तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। विजिट एनी टूरिस्ट सेंटर नियर बाय, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन द इकोसिस्टम देयर। कहीं पर भी आप जहाँ पर भी हो, वहाँ के आसपास जो भी टूरिस्ट सेंटर है वहाँ पर जाकर आप पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लार्ज डैम्स कवर वास्ट लैंड्स, सो द फॉरेस्ट और ग्रास लैंड्स इन दैट एरिया गेट कन्वर्टेड इनटू एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए डैम्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। नदी जो होती है फ्लो करती है, तो जहाँ पर डैम बनाया जाता है उसके आगे वाला एरिया पूरा ड्राई हो जाता है, और उसके पीछे वाला एरिया, डैम के पीछे वाला जहाँ वाटर स्टोर किया जाता है, वो पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम बन जाता है, तो वो पूरा बैलेंस भी कर जाता है नेचर का। डैम्स ऑल्सो लेसन द वाटर करंट इन द लोअर एरिया। जहाँ पर डैम का आगे का एरिया है वहाँ पर पूरा ड्राई हो जाता है, पानी नहीं पहुँच पाता, और डैम का पीछे वाला एरिया है वहाँ पर पूरा पानी जमा हो जाता है,
पूरे गांव के गांव डूब जाते हैं, जंगल के जंगल डूब जाते हैं, तो वहां पर जो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड इकोसिस्टम थी वो कन्वर्ट हो जाती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और नीचे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम थी वो कन्वर्ट हो जाती है डेजर्ट इकोसिस्टम में। ऐसे हो जाता है। देयरफॉर द प्रीवियस इकोसिस्टम्स इन दैट रनिंग वाटर गेट डिस्ट्रॉयड। तो वहां पर जो ओरिजिनल इकोसिस्टम्स थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। व्हिच बायोटिक फैक्टर्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू डैम। बहुत से बायोटिक फैक्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखिए जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनको रहने के लिए जगह नहीं रहती। पूरा उन नदी के पानी पीकर तो वो रहते हैं ना, डैम बनाने के बाद तो नदी का वाटर फ्लो रुक जाता है, तो नीचे वाले साइड पर तो कोई पानी नहीं पहुंचता। उसके कारण वहां पर जो वाइल्ड एनिमल्स रहने वाले उनको कोई पानी नहीं मिलता, तो उनको तकलीफ होती है। फिर पूरा जंगल नीचे के साइड में पूरा यानी वीरान हो जाता है वहां पर, क्योंकि पानी नहीं रहता तो प्लांट्स कैसे जी पाएंगे, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन बायोटिक फैक्टर्स इन रनिंग वाटर ऑफ रिवर। कौन से बायोटिक फैक्टर्स यानी क्या परिणाम होगा बायोटिक फैक्टर्स पर रनिंग वाटर पर। देखिए क्या होगा, देखिए एक्वेटिक फ्लोरा जो होते हैं यानी प्लांट्स, और फौना यानी एनिमल्स, उन पर काफ़ी परिणाम होता है। और जो रनिंग वाटर होता है उसके अनुसार उन्होंने डेवलपमेंट की हुई होती है, एडाप्टेशन किया होता है। और जो रनिंग वाटर इकोसिस्टम होती है उन्हें कहा जाता है लोटिक इकोसिस्टम, लोटिक LOTIC इकोसिस्टम। तो लोटिक इकोसिस्टम जो होती है वो प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनमें जो रहने वाले होते हैं उनके लिए स्पेशल एडाप्टेशन होता है उनमें। तो वो उनमें कौन ग्रो करता है, फ्लोट करने वाले algae होते हैं मोस्टली, तैरने वाले, फाइटोप्लैंक्टन यानी माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स होते हैं वो। फिर कई सारे फिशेस होते हैं जो उन algae को खाकर जीते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं, और बाकी एनिमल्स भी होते हैं। नेक्स्ट, वॉर्स, युद्ध, differences and competition over land, water, mineral resources or some economic and political reasons led to war among human races। कई बार झगड़े हो रहे हैं देशों के बीच में वगैरह, भूमि के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर अधिकार जमाने के लिए, ज़मीन के ऊपर अधिकार जमाने के लिए, जो भी रिसोर्सेस है, मिनरल्स वगैरह, उनके ऊपर अधिकार जमाने के लिए, और राजनैतिक मतभेदों के कारण भी युद्ध होते हैं। हेवी बॉम्बिंग एंड माइन एक्सप्लोजन्स आर डन इन वॉर्स। बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की जाती है। माइन एक्सप्लोजन्स यानी ये ज़मीन के नीचे गाड़े जाते हैं बॉम्ब्स, उस पर कोई टैंक जाता है या कोई व्यक्ति पैर रखता है तो वो फट जाते हैं। इसके कारण भी सॉइल पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, एनिमल्स को बहुत तकलीफ होती है। दीज आर नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग बट ऑल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसके कारण नेचुरल इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। Thus, natural disasters like earthquake, volcano, floods, droughts, and human interferences result in changes, destruction of ecosystems। Natural disasters भी होते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में ये तो है, ये ना करना, पोल्यूशन ना करना, वॉर्स ना करना, ठीक है, जंगलों को ना काटना। earthquake, volcano, floods वगैरह ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो अनअवॉइडेबल है, लेकिन जो हमारे हाथों में है उससे कंट्रोल किया जा सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज दे मेंटेन बैलेंस इन द बायोस्फीयर। नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि वो अगर सेफ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, सारे एनिमल्स, प्लांट सब सेफ रहेंगे, तो ह्यूमन बींग सेफ रहेंगे। तो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।